बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजान मुबारक है और मैं MEPCOM का CEO हूँ। आज की बात में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ वो है कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो मुल्की हालात है उसका इम्पैक्ट हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर क्या आ रहा है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड से देखें कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह से चलती रही है और उसकी प्रोजेक्शंस क्या थी और करंट सिचुएशन की वजह से उसे क्या हिट लगी है। तो बात का आगाज़ हम करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से। तो अगर हम हिस्टोरिकली पाकिस्तान में देखें तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कभी बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान में। ज़्यादातर जो तवज्जो थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस वगैरह इसके ऊपर थी। बट ये जो हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ एंड स्काई स्क्रैपर्स, इसमें पाकिस्तान में कभी कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई और जिसका रिज़ल्ट आपके सामने कि आप एक वक्त ऐसा था कि एशिया की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग थी हबीब बैंक टावर इन कराची, दैट वाज इन पाकिस्तान। पर उसके बाद अब आप देख लें कि हम लोग पहले 20 में भी नहीं आते as far as the skyscrapers are concerned। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तारीख़ के पस मंज़र में देखें कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शेप हुई है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कि मोटरवेज़ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने में उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। और ये जैसा आप सब लोगों को पता है कि 97 में हमारी M2 मोटरवे 2 बन चुकी थी और उसके बाद वो पहिया चलना शुरू हुआ कि जिसके बाद लोगों ने इस साइट के ऊपर तवज्जो देना शुरू की। और वो जो थोड़े बहुत उसके रिज़ल्ट्स हैं वो फिर हमने देखे, इस्लामाबाद में देखे, कराची में, स्पेशली कराची में देखे और फिर लाहौर में देखे उसके रिज़ल्ट्स हमने। लाहौर थोड़ा सा पीछे रहा हिस्टोरिकली इन टर्म्स ऑफ हाई एंड कंस्ट्रक्शन एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड कराची। कराची हैज़ ऑलवेज बिन द किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान, पार्टली बिकॉज उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, मेजरली बिकॉज वो बिज़नेस हब है, वहाँ पे लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा काफ़ी है। इन्वेस्टर्स दे फील कॉन्फिडेंट कराची में पैसा इन्वेस्ट करते हुए बिकॉज द रिटर्न्स दैट दे गेट फ्रॉम कराची वो एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड लाहौर दे प्रीटी हाई। तो एज अ प्रोफेशनल मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। ये मैं इस बारे में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के बड़े हाई एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जिसमें यूफॉन टावर इन इस्लामाबाद, टेलीनॉर सेंटर हेडक्वार्टर बिल्डिंग दैट इज़ आल्सो इन इस्लामाबाद। देन आई वेंट टू कराची और वहाँ पे इमार के साथ काफ़ी हमने काम किया। क्रीसेंट बे की डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया। बहरिया टाउन कराची में हमने काफ़ी काम किया, जिसमें ग्रैंड मॉस्क एंड रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम एंड विलाज एंड अपार्टमेंट्स, उसके ऊपर हम as an organization and as an individual काफ़ी हद तक काम करते रहे। फिर पेशावर के अंदर हम किंग्स मॉल की सूरत में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ पेशावर, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। तो जब हम आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान ने बड़े कमाल आर्किटेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। उनकी डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि इसके लिए फिर हमें एक और वीडियो करनी पड़ेगी जो कि पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स और उनकी अचीवमेंट है, उनकी डिटेल में जाए बगैर कुछ नोटेबल नाम ले लेता हूँ। आप सब लोग इस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देयर अवेलेबल। मिस्टर कमाल सनान amongst the top architects in Pakistan, then Miss Mehboob from Karachi, she's amongst the top architects। RCOP
इनकॉर्पोरेशन इन कराची, वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। नेस्पाक आर्किटेक्चर में अच्छा काम करता रहा, और भी बेशुमार आर्किटेक्ट्स हैं। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से आर्किटेक्ट्स हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। बट चूँकि आज की वीडियो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसने कैसे इम्पैक्ट किया है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके ऊपर है, तो हम काफ़ी हद तक अपने टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे ना हटें। तो जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पाकिस्तान में ज़िक्र करें, ये ज़िक्र बहरिया टाउन के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकता। तो बैकग्राउंड के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड पाकिस्तान में कैसे चेंज हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत अरसे से हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इस्लामाबाद को बेस्ट रेजिडेंशियल सिटी कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वन हैज़ इन इस्लामाबाद। और उसकी रीज़न क्या है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के उन 3 शहरों में से एक शहर है कि जो कि पहले प्लान हुए और फिर आबाद हुए। बाकी जितने भी शहर हैं पाकिस्तान में, उनके साथ हमेशा ये रहा है कि वो आबाद हो जाते हैं और साथ साथ उसकी प्लानिंग होती रहती है, जिसकी वजह से उनके जो मसाइल हैं वो बहुत ही टिपिकल मसाइल, हर शहर के अपनी तर्ज के और अपनी नोयत के मसाइल हैं, जो कि आपको इस्लामाबाद, सरगोदा और जोहराबाद, ये 3 शहर हैं कि जो कि प्लान थे, जिनमें आपको वो नज़र नहीं आते। पर हम इस्लामाबाद तक रहेंगे क्योंकि बाकी शहरों पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई जोहराबाद और सरगोदा पे, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती गई वक्त के साथ। तो इस्लामाबाद को हमेशा समझा जाता था कि ये कंस्ट्रक्शन का, रेजिडेंस का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का किंग है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद में रहें, और उसकी रीज़न ये थी कि वो प्लान था। पर इस्लामाबाद से बाहर निकल के आपको वो प्लानिंग और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नज़र नहीं आया करती थी। और ये बहरिया टाउन एक वो पहली ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी कि जिन्होंने वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि आपको इस्लामाबाद में मिलता है, वो उन्होंने रावलपिंडी के अंदर मिमिक किया। और आई थिंक 92-93 में इन्होंने अपना ख़ुद को लॉन्च किया था, और फिर अर्ली 2000 में इन्होंने लोगों को डिलीवर करना शुरू किया। और तब से लेके अब तक मुझे उसके बारे में कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, बहरिया टाउन के बारे में, कि किस तरह से उसने हमारी इंडस्ट्री को शेप कर दिया है। बट आई मेक ए प्रॉमिस कि हम बहरिया टाउन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो के अंदर उसे कवर किया नहीं जा सकता। तो बहरिया टाउन के बाद फिर एक सर्ज आया पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का, कि जिन्होंने इसे कॉपी करना शुरू किया बहरिया टाउन के मॉडल को, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। आवाम के लिए, जो आम लोग जो कि घर अपना ख़रीदते हैं और वहाँ पे बनाते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं। ना ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज़ हम जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने बहरिया टाउन के मॉडल के ऊपर ख़ुद को आगे डेवलप किया। बहरिया टाउन से हम अगर आगे चलें तो उसके बाद पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक जो बड़ा इम्पेटस था, वो आया चाइना से CPEC की सूरत में। उससे पहले तक हमारी जो इंडस्ट्री है वो बस नॉर्मल रन ऑफ द मिल आर्केइक तरीक़ेकार थे हमारे। वहीं साइट के ऊपर सीमेंट और वो मिक्स हुआ करता था, इंजीनियर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, वही ठेकेदार पुराने जो कि आ रहे हैं चले, उन्हीं से ही काम कराया जाता था। कुछ ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं था कि कंस्ट्रक्शन होती कैसे है। CPEC ने एक जान डाली हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से प्रोफेशनल्स उन्होंने अडेप्ट किया कंस्ट्रक्शन को एज देयर फील्ड, और जिसके बाद प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूज प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ह्यूज प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगता है। तो उसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के साथ कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में, जो कि अभी भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लोग अडेप्ट कर रहे हैं इसे, जिस तरह से लोगों को उसके समरात नज़र आ रहे हैं। CPEC के बाद जो नेक्स्ट बिग इम्पेटस इन पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाज आफ्टर 2018, जब ये डिसाइड किया गया कि कुछ कंस्ट्रक्शन को, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चूँकि
ملک کے پہیہ چلانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے. 35 مزید انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کچھ کنسیشنز دیتے ہیں, اور ان کنسیشنز کی وجہ سے ایک بڑا سرج آیا پاکستان میں کنسٹرکشن کا, اور اسپیشلی ہائی اینڈ کنسٹرکشن کا اس وقت بڑا سرج آیا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک دم جو آؤٹ لک تھی ہماری انڈسٹری کی وہ تبدیل ہو گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ہسٹری میں کہ جو انڈسٹری ہے وہ 6% پہ گرو کی, اور اس کی جو اگلے 7 سال کی پروجیکشن ہے وہ تقریباً 11 to 12% کی گروتھ کے درمیان ہے, وچ از more than the GDP growth of Pakistan itself. This is again a testament to the industry اور کس طرح سے اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے ہمارے پاکستان کی GDP کو. 2020 کی اگر ہم بات کریں تو 2020 میں 1.2 ٹریلین 1.2 کھرب روپے کی کنٹریبیوشن کی کنسٹرکشن نے. 2021 میں وہ بڑھ کے 1.4 ارب روپے پہ چلی گئی. 2022 میں جو اس کی PSDP کے مطابق جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر گروتھ پروجیکٹڈ تھی وہ 70% گروتھ پروجیکٹڈ تھی اس کی. بٹ انفارچونیٹلی کچھ حالات جو ابھی آپ کے سامنے ملکی حالات جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے اسے تھوڑا سا ڈینٹ لگا ہے, اور یہ اس سال جو کہ پروجیکٹڈ تھی اس حساب سے گرو کر نہیں سکی. اینڈ اوبویسلی جو بھی چیز ہوتی ہے ایئر آن ایئر دیکھی جاتی ہے. جب اگلے سال بھی ہم اس چیز کے کمپیریزن کریں گے, اور انشاءاللہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اگلے سال بھی ہم ایک ویڈیو کریں گے کہ جس کے اندر یہ کمپیریزن رکھیں گے کہ پچھلے سال اور اس سال کے درمیان کیا فرق رہا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اگلے سال اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آتی ہے ملک میں تو کنسٹرکشن ہماری چلتی ہے. تو ملک کو ضرورت اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. ایک اور فیکٹر جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کو کرنٹ حالات میں تھوڑا سا سلمپ لگا ہے وہ ہے ہائی انٹرسٹ ریٹس آف بینکس. بینک کے انٹرسٹ ریٹ اس وقت اتنے زیادہ ہیں کہ ایک تو جو بوروئنگ ہے بینک سے فار کنسٹرکشن وہ فیزیبل نہیں رہی, کیونکہ جنرلی شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جو کنسٹرکشن جو ہے اس میں بہت زیادہ پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. پروفٹ مارجن اس کے نارمل انڈسٹریز کی طرح وہیں 15 سے 20% کے اوپر ہی ہوتے ہیں, بٹ اس کا کیونکہ کوانٹم بہت زیادہ ہوتا ہے تو دا اماؤنٹ وہ 15 سے 20% کی وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں بینکس بھی اب آپ کو 13% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ آپ کو وہ دیتے ہیں, 13 سے 13% کے اوپر. کچھ بینکس تو شاید اس سے بھی زیادہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے جو انویسٹ کیا کرتا تھا پہلے کنسٹرکشن میں, جب آپ کا بینک کا انٹرسٹ ریٹ 6 یا 7% کے قریب ہوتا تھا, وہ اب زیادہ کمفرٹیبل ہے کہ وہ اپنا پیسہ بینک میں پارک کرے. اور چونکہ انٹرسٹ ریٹس پاکستان میں اس وقت کافی ہائی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہی جو پیسے انہوں نے انویسٹ کرنے ہیں کنسٹرکشن میں, دین اوبویسلی کنسٹرکشن از اے بزنس سو دیر از اے رسک ایسوسیٹڈ ود اٹ, وہی پیسہ وہ لوگ بینکس کے اندر رکھتے ہیں اور رسک فری ارننگ کرتے ہیں. تقریباً 13% کے اوپر رسک فری ارننگ ہو جاتی ہے بینکس کے اندر. بٹ نیور دی لیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ٹیمپرری سا سینیریو ہے, اور جیسے ہی اس مشکل پولیٹیکل سچویشن سے پاکستان نکلے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں امپروو ہونا شروع ہوں گی, انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے, کنسٹرکشن دوبارہ سے چلنا شروع ہوگی, اور جو کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کنسٹرکشن کچھ 35 to 40 انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہے, اور جو ساری کی ساری انڈسٹریز وہی ہیں کہ جس میں چھوٹا مزدور کام کرتا ہے, غریب لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں. یہ وہ انڈسٹریز نہیں ہیں کہ جس میں امیر لوگ اور امیر ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سب لوگ پیسے بناتے ہیں اس کے اندر, بٹ یہ سارا ایونچولی کنسٹرکشن کے اندر یہ والا سارا پیسہ نچلے طبقوں تک بھی پہنچتا ہے, جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ہمارے ملک میں, جہاں اتنا ایک گیپ ہے عمراء اور عام پبلک کے درمیان. وہ برج کرنے کا ایک کافی ذریعے ہیں, ان میں سے ایک ذریعہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی. تو اب اس ویڈیو کے ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں, اور جس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب چینل آج کی بات ان کے ساتھ, جنہوں نے مجھے دعوت دی آج آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف. اور میرا میسیج آپ سب لوگوں سے ہے کہ آج کی بات
इनके साथ को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें YouTube के ऊपर, ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो आप तक पहुँचता रहे। मैं ख़त्म में इस चीज़ के ऊपर करूँगा, ऑल्दो इस्तात और औकात तो नहीं है कि मैं हुकूमत वक्त को कोई मशवरा दे सकूं, बट फिर भी एक ये नाचीज़ मशवरा देना चाहेगा गवर्नमेंट को कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आप तवज्जो दें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आप स्पेशल इंसेंटिव्स, एमनेस्टीज़ ये आप अनाउंस करें और इसके ऊपर आप काम करें, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके लिए सिंगापुर मॉडल इज़ एन आइडियल मॉडल टू फॉलो। वो अब से 70 साल पहले सिंगापुर क्या था और आज सिंगापुर क्या है, अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से। दुबई इज़ ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल टू फॉलो फॉर पाकिस्तान। उनकी भी इकॉनमी डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो मेरी अपनी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे, और मुझे यकीन है कि जो हमारे हुकूमत के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं वो ज़रूर इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, और जैसे ही उन्हें इसका मौका मिलेगा तो वो इसके ऊपर तवज्जो, कंस्ट्रक्शन पे तवज्जो ज़रूर देंगे। तो वीडियो का इख्तिताम करता हूँ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का आपका मेहमान फरजान मुबारक अब आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।